हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एंड सब आप अच्छे होंगे। आज जो हमारा सेल की डिटेल सीरीज में हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कशन जो करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले अपन नॉर्मल देखते हैं कि एक ये सिलिंड्रिकल डबल मेम्ब्रेन सिलिंड्रिकल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ने से पहले इसका कुछ हिस्ट्री है जो हमें कुछ जान लेनी चाहिए कि भी माइटोकॉन्ड्रिया था कि उसमें आपको इजी समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, है ना। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या था कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, है ना, एक बड़ी लार्ज सेल्स प्रोकैरियोटिक थी। इसने दो ऑर्गेनेल देखे, ठीक है। एक ऑर्गेनेल, अब ये फोटो क्या करता है कि इसको ये काम करता था कि एक जो दो ऑर्गेनेल थे, एक तो CO2 को क्या करता था ये, और H2 वातावरण में प्रेजेंट CO2 और H2 से मिलकर ग्लूकोज बनाता था, इसे क्लोरोप्लास्ट का। और एक क्या करता है, उस ग्लूकोज का ATP बनाता था जो एनर्जी के रूप में। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल ने इसको क्या करी, खाने की इच्छा करी, तो इसने इसको एंगल्फ कर लिया। तो प्रोकैरियोटिक के बाद इसको इसके अंदर क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और क्लोरोप्लास्ट इसके लिए क्या काम करने लग गया, फोटोसिंथेसिस करने लग गया। और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को भी इसने एंगल्फ कर लिया और माइटोकॉन्ड्रिया से ये ATP जनरेट करने लगे। तो यही सेल क्या कहलाने लग गई, अब यूकैरियोटिक कहलाने लग गई। क्या कहलाने लगी, यूकैरियोटिक। क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेजर डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक हैज फॉर यूकैरियोटिक हैज सेल बाउंड ऑर्गेनेली, है ना। इसके जो ऑर्गेनेल होते हैं वो सेल के अंदर बाउंड है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके पास सेल न्यूक्लियस लेस होता है, बाउंड्रीज नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज नहीं होती है, तो उसी को हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा है। पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से यूकैरियोटिक सेल्स हो गई, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था तो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में काउंट होता था, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑन DNA होता है, जब DNA है तो RNA होता है, RNA तो राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पर ये खुद के लिए करता है जब ये यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाता है। अब जब अपन इसकी बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है। ये जो आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज द, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर, अब इसका भी एक रीजन है कि ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर क्यों होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी फोल्डिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ETC पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यूनिट चेन पाए जाते हैं, जो कि ATP को सिंथेसिस करते हैं। तो जो, अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत लंबी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो अब इसको क्या होता है कि इसी, अब आना तो इसी साइज के अंदर, तो अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। और इस पे इसके, इससे क्या होता है कि इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, एक तरह से ETC रहते हैं, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन रहती है, और राइबोसोम्स रहते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। सेम आपको ऐसे कई तरह से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन भी नर्व जो सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम में के अंदर, अब न्यूरॉन अपनी बॉडी के अंदर मिलियन न्यूरॉन है, तो उस मिलियन न्यूरॉन को स्पेस, आपका ब्रेन है कितना, इतना सा छोटा सा ही है, तो उस ब्रेन के अंदर क्या कर दिया कि सेरिब्रम, इस तरह से आप देख सेरिब्रम का डायग्राम देखेंगे तो आपको सल्कस एंड गायरी मिलेंगे। इस तरह से क्या होता है कि पूरा ब्रेन क्या होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलता है, सल्कस एंड गायरीज मिलते हैं, तो वो पूरा का पूरा मिलियन ऑफ न्यूरॉन उसी के अंदर आ जाता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर जो कहीं क्या होती है कि अंदर की चीजें फोल्ड होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूटिलाइज करवानी होती है, बहुत सारी चीजें काम करनी होती है, तो अंदर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको रखना उसी साइज के अंदर होता है, ठीक है। सॉसेज शेप का मेनली आपका क्या होता है, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज और शेप अलग अलग सेल टू सेल वरी करती है, पर मेनली जो कंसिडरेबल जो माना जाता है वो सॉसेज शेप का माना जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन में इसमें घूमते आपका क्या होता है, एक सर्कुलर इस नॉर्मल जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो आपका क्या होता है, इस तरह से डीएनए होता है, टेंगल्ड होता है ना। पर इसका जो डीएनए है वो सर्कुलेटेड डीएनए होता है। ये एमआरएनए है, डीएनए तो आरएनए भी है और राइबोसोम्स भी, क्योंकि बिना राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं बनेंगे। और इसके प्रोटीन क्या होते हैं कि इसके यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच होते हैं क्रिस्टा, और वो इसकी क्या बनाते हैं, एक तरह से क्रिस्टा यहाँ पे ईटीसी, ताकि यहाँ से बहुत सारी एटीपी जनरेट होती है। एटीपी कैसे जनरेट होती है इसके प्रोसीजर को हम इस तरह समझेंगे। नॉर्मली जैसे कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका सेल है, सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया इस तरह से जैसे लार्ज करके बता रहे हैं, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डर है ना। नॉर्मल जो आप ग्लूकोज इनटेक करते हैं है ना, ग्लूकोज से आप क्या करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं। हमें ये पता कि हमें एटीपी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज क्या चाहिए, ठीक है। इसी स्टेप को ग्लूकोज से एटीपी के बनने को, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं है ना, ग्लाइकोलाइसिस, पर इसी स्टेप को हम क्या जानते हैं सेल के अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। पर ये ग्लूकोज से जो एटीपी बनती है वो एक तरह से बनने के लिए स्टेप्स है। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो इसका बाई प्रोडक्ट भी क्या 6 CO2 निकलती है। पर इसके साइटोप्लाज्म में 3C के 2 चीज बनती है, तीन में ब्रेक डाउन करता है, छह को तीन में करता है, तो इसे हम कहते हैं पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का 3 में टूटता है और इसे हम कहते हैं पाइरूवेट, ठीक है। ये पाइरूवेट, अब ये सेल का, ये सेल के अंदर चल रही एक्टिविटी है ना, ये पाइरूवेट बन गया। अब पाइरूवेट से क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 एटीपी जनरेट होती है, इससे बन से केवल 2 एटीपी जनरेट होती है यहाँ पे। अब आपको कम से कम एक ग्लूकोज से आप 37 से 38 एटीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पाइरूवेट क्या होता है कि यहाँ से सीधा किस में जाता है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है ना, एसिटाइल कोलिन की। अब क्या करता है एसिटाइल कोलिन इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया से पाइरूवेट से क्या कराता है, एक आपके इस पाइरूवेट का और ब्रेक डाउन करता है ना, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। और फिर ये निकालता है CO2 और एटीपी जनरेट करता है। पर इसके 2 प्रोडक्ट और निकलते हैं, NADH जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स है, और FADH2। क्या निकलते हैं, NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में और निकलते हैं। पर यहां से भी एटीपी इतनी जनरेट नहीं होती, 2 मॉलिक्यूल और एटीपी के यहां से जनरेट हो जाते हैं। मेन जो निकलते हैं ये NADH FADH2 होते हैं, ठीक है। अब ये NADH FADH2 कहां जाते हैं, आपके इस इनर मेम्ब्रेन में क्या लगे रहते हैं, आपके सीरीज ऑफ प्रोटीन ETC जिसे कहते हैं। ये NADH और FADH आपके ETC में जाके अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इसको डोनेट करता है ना। ये जो निकलते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ETC में। ETC फिर क्या करता है इनसे, ETC एक्चुअली क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो कि एक सीरीज ऑफ प्रोटीन या एंजाइम लोकेटेड इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, जिसे क्रिस्टाई कहते हैं ना। क्रिस्टाई का जो होता है ना ये स्पेस, ये जो घुमावदार जो स्पेस होता है ना, इसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। तो इसके यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ETC चेन लगी हुई है, यहाँ से एक तरह से फैक्ट्री है, यहाँ से भर भर के आपके क्या निकलते हैं, ATP निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ से वो NADH FAD जो अब ये प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ से H+ प्रोटॉन पंप का इंग्रेडिएंट सब जैसे मैट्रिक्स में चेंज होता है, तो ये ATP सिंथेसिस करता है। समझ में आ गया, तो इससे अपन ने एनर्जी जनरेट कर दी। समझ में आ गया ना कि भी ग्लूकोज से ATP जनरेट होती है, इसके लिए साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से 3 कार्बन के पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट से ज्यादा ATP जनरेट नहीं होती है। फिर पाइरूवेट अंदर क्या चलता है कि इसको क्रेब साइकिल चलती है, जो CO2 बनाता है बाय प्रोडक्ट, जो कि अपन मेटाबॉलिक वेस्ट में निकाल देते हैं। इससे 2 मॉलिक्यूल ATP होती है, पर जो NADH FADH निकलता है ये ETC के पास जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वहां से भर भर के ATP जनरेट होती है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पेसिफिक जो प्रेजेंट होता है वो सेल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा स्केलेटल मसल्स, मेरे हाथ की मसल्स का मूवमेंट ज्यादा है, तो यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा प्रेजेंट है ना। अब जैसे मेरी स्पाइन की बात, वर्टिब्रा सेल्स की बात करूंगा, स्पाइन की सेल्स की बात करूंगा, या स्पाइन मसल से बात करूंगा, वो कम मूवमेंट करती है, तो वहां पे कम ATP जनरेट होती है। तो इसकी प्रेजेंस सेल के अंदर कितनी होती है, वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करती है कि वो सेल कितना फंक्शन कर रही है, वो सेल कितनी एक्टिव है। तो ये इसके अंदर आप देखते हैं। दूसरी चीज है इसमें जो इसकी एनाटॉमी के बारे में है कि इसके अंदर सर्कुलेटर, जैसे कि इसकी इनर मेम्ब्रेन
आउटर मेम्ब्रेन। अब इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या है, सर्कुलर डीएनए। जैसे कि ये सर्कुलर डीएनए है तो क्या बनेगा, इसमें आरएनए भी बनेगा। आरएनए बनेगा तो इस डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसकी क्या होती है, क्योंकि ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल था तो इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70s होते हैं, और जो बाहर जो साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s होते हैं। ठीक है, इसकी राइबोसोम स्ट्रक्चर 70s है और बाहर जो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम है वो 80s है। तो इसके जो प्रोटीन होते हैं वो इसके ही एंजाइम प्रोटीन में काम आते हैं, ईटीसी के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही था कि ये इसकी इनर, एक बार वापस कंक्लूड कर देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन था। इसका थ्योरी इस तरह से डेवलप हुआ कि पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल था क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है ना। तो डीएनए होने के कारण खुद ही ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल था, पर इसके मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इसको एंगल्फ कर लिया और ये इसके लिए एटीपी बनाने लग गया, तो उसको यूकेरियोटिक सेल्स में भी काउंट करने लग गए। ठीक है, और इसके अंदर ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एटीसीज होते हैं जो कि एटीपी जनरेट करते हैं, इसी कारण से इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इसके बीच में जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स होता है ना। मैट्रिक्स इसे काइंड ऑफ फ्लूइड भरा होता है जी, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बना फ्लूइड होता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे जो कि 70s राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इस डीएनए से आपके आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। और किस तरह से एटीपी सिंथेसिस होती है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। बस माइटोकॉन्ड्रिया का ये इतना सही होता है। ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए इसके लिए ग्लूकोज ये 6 कार्बन को 3 में तोड़ता है, 3 से फिर ये पायरुवेट आपके क्रेब साइकिल करता है, फिर NADH APT जनरेट करता है और इसके बाद इससे ये भर भर के एटीपी निकालता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कल हम इसके डिटेल सीरीज के अंदर गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले इस रेड बटन पे, और आप कुछ भी दे के मारे, चाहे कुछ भी जूता मारे, चप्पल मारे, पर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।